आज हम एसएससी परीक्षाओं के लिए कंकाल तंत्र और हड्डियों की संरचना पर आधारित एक विस्तृत जीव विज्ञान शिक्षण सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं। बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है शुरुआत करने के लिए जो सबसे स्पष्ट बिंदु है वो इसके फ्लो से जुड़ा है। व्याख्यान का मुख्य शैक्षणिक प्रवाह तकनीकी समस्याओं और प्रशासनिक घोषणाओं के कारण बार बार बाधित होता है। सही कहा। मतलब सामग्री में बाह्य कंकाल जैसे कि त्वचा या बाल और अंतः कंकाल जैसे हड्डियां और उपास्थि को बहुत अच्छे से स्थापित किया गया है, लेकिन इसके ठीक बीच में अचानक से एप्लीकेशन न चलने या सर्वर डाउन होने की बातें आ जाती हैं। और किताबों के ऑर्डर न होने की भी लंबी चर्चा है। हाँ, वो भी। तो ये मुख्य विषय से ध्यान भटकाता है और एक बेहतरीन लय को पूरी तरह से तोड़ देता है। छात्रों के साथ जुड़ने की तत्परता, मतलब एक शिक्षक जवाबदेह होना चाहता है, जो अच्छी बात है, लेकिन क्या बार बार रुकना एक तेज रफ्तार गाड़ी में बार बार ब्रेक लगाने जैसा नहीं है? ये स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि क्या हमने इस बात पर विचार किया है कि ध्यान भटकने से याद रखने की क्षमता पर असर पड़ता है। मतलब अगर हम कॉग्निटिव लोड थ्योरी को देखें तो दिमाग की वर्किंग मेमोरी बहुत सीमित होती है। बिल्कुल। छात्र कंकाल तंत्र जैसी जटिल प्रणाली को डिकोड करने के लिए एक फ्लो स्टेट में होता है और अचानक आप उसे सर्वर की चिंताओं में धकेल देते हैं। हाँ, और दिमाग को इन दो बिल्कुल अलग तरह की सूचनाओं, अकादमिक और गैर अकादमिक के बीच स्विच करने में जो ऊर्जा लगती है ना, वो असल सीखने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाती है। इसे हम एक्सट्रेनियस लोड कहते हैं। मंदी जानकारी को सामग्री के एकदम शुरुआत या बिल्कुल अंत में समेकित किया जाना चाहिए। यही सबसे व्यवहारिक उपाय है। इससे वो जो प्रशासनिक शोर है वो मुख्य पढ़ाई से पूरी तरह अलग हो जाता है। इसके लिए एक बहुत ही ठोस उदाहरण हम इस तरह देख सकते हैं, जैसे हम हड्डियों के कैल्शियम फॉस्फेट से बने होने की बात कर रहे हैं। तो वहां अचानक सर्वर मेंटेनेंस की बात करने के बजाय इन तकनीकी जानकारियों को एक अलग बुलेटिन के रूप में बिल्कुल शुरुआत में रखा जा सकता है। हाँ, जैसे आप क्लास शुरू होते ही कह सकते हैं कि आज कुछ तकनीकी समस्याएं हैं जिनका समाधान हो रहा है, लेकिन अब हम बिना किसी रुकावट के कंकाल तंत्र की गहराई में चलेंगे। बिल्कुल यार, ये बहुत प्रोफेशनल लगता है। या फिर क्या हम स्क्रीन के नीचे एक छोटा सा टेक्स्ट स्टिकर नहीं चला सकते? अरे हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। इससे बोलने का प्रवाह बिल्कुल नहीं टूटेगा। सही है। अब अगले बिंदु पर चलते हैं। नवजात शिशु से लेकर वयस्क तक हड्डियों की संख्या कम होने का विवरण रोचक है, लेकिन इसके पीछे की वैज्ञानिक प्रक्रिया की गहराई का अभाव इसे केवल रटने वाली जानकारी बना देता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मतलब सामग्री में ये तो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एक नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं, जो बच्चों में 270 या 80 और वयस्कों में 206 रह जाती हैं। और इसके पीछे कारण क्या दिया गया है? बस इतना कि जॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। हाँ, वही तो। हड्डियां वास्तव में कैसे जुड़ती हैं, इस फ्यूजन की प्रक्रिया को बहुत ही सतही तार पर छुआ गया है, जिससे छात्र विषय की गहराई को महसूस ही नहीं कर पाते। मैं समझ सकता हूं कि आप यहाँ क्या करने की कोशिश कर रही हैं। जानकारी बहुत सटीक है, लेकिन क्या यहाँ इस बात का जोखिम है कि हम एसएससी के छात्रों को केवल तथ्य रटने पर मजबूर कर रहे हैं? बिल्कुल जोखिम है। जबकि एक छोटी सी वैज्ञानिक व्याख्या इसे हमेशा के लिए उनकी स्मृति में उकेर सकती है। हाँ, क्योंकि रटी हुई चीजें लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो सुझाव ये है कि तथ्यों को वैज्ञानिक क्यों और कैसे के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अगर हम संख्या घटने के पीछे की प्रक्रिया को थोड़ा और स्पष्ट करें, तो यह छात्रों के लिए रटने के बजाय समझना बहुत आसान हो जाएगा। सही कहा। आप एक छोटे से दृश्य या रूपक का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये बताएं कि बच्चों की हड्डियां शुरुआत में नरम उपास्थि यानी कार्टिलेज के कई टुकड़ों से बनी होती हैं, जो उम्र के साथ कैल्शियम के जमा होने से जुड़कर एक बड़ी और मजबूत हड्डी बन जाती हैं। बिल्कुल। इसे एक इमारत की नींव के रूप में समझाएं, जो शुरुआत में अलग-अलग ईंटों से बनती हैं और बाद में सीमेंट से एक मजबूत दीवार बन जाती हैं। वाह, ये ईंट और सीमेंट वाला मेटाफर बहुत सटीक है। उस बिंदु को आगे बढ़ाते हुए, क्या होगा अगर हम कैल्शियम और विटामिन डी के अवशोषण वाले हिस्से को सीधे इस जुड़ने की प्रक्रिया से जोड़ दें? जो कि सामग्री में कहीं और बताया गया है ना? हाँ,
अगर आप इन दोनों को मिला दें तो छात्र समझ जाएगा कि धूप सेकना सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, बल्कि ये उस 300 से 206 हड्डियों वाली फैक्ट्री का ईंधन है। बहुत खूब, ये वैचारिक स्पष्टता लाता है। अब तीसरा और एक बहुत ही अहम बिंदु, कंकाल तंत्र के विभिन्न हिस्सों को समझाने के लिए दृश्य सामग्री पर अत्यधिक निर्भरता विषय की शाब्दिक और वर्णनात्मक स्पष्टता को कमजोर करती है। ये एक ऐसी चुनौती है जो स्मार्ट बोर्ड वाली क्लासेस में बहुत आम है। हाँ, जैसे सामग्री में एक्सियल और अपेंडिकुलर कंकाल के बीच अंतर समझाते समय पूरी तरह से दृश्य संकेतों पर निर्भरता है। बिल्कुल। जैसे कि वो कहते हैं कि लाल रंग वाला एक्सियल है जिसमें कपाल और रीढ़ है, और नीले रंग वाला अपेंडिकुलर है। और बीच में ये डांस करता हुआ ढांचा कहकर भी विषय को समझाया गया है। जो लोग केवल सुन रहे हैं या बाद में इस सामग्री को टेक्स्ट के रूप में पढ़ेंगे, उनके लिए ये हिस्सा पूरी तरह से अर्थहीन हो जाता है। दृश्य संकेतों को मजबूत, वर्णात्मक और सार्वभौमिक रूपकों से बदला जाना चाहिए ताकि जो दिखाई नहीं दे रहा है वो भी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। बिल्कुल, हमें ड्यूअल कोडिंग थ्योरी का इस्तेमाल करना चाहिए जहां विजुअल और वर्बल दोनों चैनल एक साथ काम करें। चलिए एक्सियल और अपेंडिकुलर पर चर्चा करने वाले हिस्से को ध्यान से देखते हैं। अगर मैं इसे बिना देखे समझने की कोशिश करूं तो ये कार के मुख्य चेसी और उसके पहियों जैसा लगता है। ये आकर्षक है। या फिर हम एक पेड़ का उदाहरण ले सकते हैं। पेड़ का तना। हाँ, लाल और नीले रंग का संदर्भ देने के बजाय एक्सियल कंकाल को शरीर के मेन पिलर या एक पेड़ के मुख्य तने के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसमें सिर, पसलियां और रीढ़ शामिल है। और वहीं एपेंडिकुलर कंकाल को उस तने से निकलने वाली शाखाओं जैसे हाथ और पैर के रूप में समझाया जा सकता है। सही कहा। और जब चेहरे की 14 हड्डियों की बात आती है, विशेषकर मजबूत मैंडिबल यानी निचला जबड़ा और स्थिर मैग्जिला। सामग्री में इसे सिर्फ चेहरे को छूकर समझाया गया है ना? हाँ, लेकिन केवल चेहरे को छूने के बजाय इनकी तुलना एक मशीन के स्थिर और गतिशील हिस्सों से की जा सकती है। क्या ये संभव है कि सिर्फ स्क्रीन पर लाल और नीले रंग की ओर इशारा करने से हम कान की 3 छोटी हड्डियों की शारीरिक वास्तुकला की सुंदरता को नजरअंदाज कर रहे हों? बिल्कुल कर रहे हैं। मैलस, इनकस और स्टेपीज को सिर्फ उंगली से दिखाने के बजाय हमें उनकी यांत्रिकी को समझाना चाहिए, जैसे हथौड़ा और निहाई कैसे काम करते हैं। मतलब जब ध्वनि टकराती है तो कैसे वो हथौड़ा निहाई पर चोट करता है? ये तो एक इंजीनियरिंग चमत्कार जैसा है। हाँ, और जब आप शाब्दिक रूप से इसे समझाते हैं तो जो बच्चे सिर्फ ऑडियो सुन रहे हैं उनके लिए भी ये सामग्री बहुत एक्सेसिबल हो जाती है। एक और अच्छा उदाहरण बोन मैरो का है, जहां क्रिश फिल्म का उदाहरण दिया गया था। वो रचनात्मक था, लेकिन अगर हम हड्डी को सिर्फ एक ठोस पत्थर न मानकर उसके अंदर चल रही एक ब्लड मेकिंग फैक्ट्री के रूप में समझाएं तो वो और भी स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज की इस समीक्षा में हमने देखा कि कंकाल तंत्र पर आधारित ये सामग्री तथ्यों जैसे चेहरे की 14 हड्डियां, कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज और हड्डियों में मौजूद बोन मैरो के कार्यों से समृद्ध है। तथ्य बहुत शानदार हैं, बस प्रस्तुतिकरण में थोड़ा सुधार चाहिए। हाँ, हमने इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 3 मुख्य सुधारात्मक कदमों पर बात की। पहला, तकनीकी और गैर शैक्षणिक बातों को मुख्य विषय वस्तु से अलग करना। दूसरा, हड्डियों के जुड़ने जैसी प्रक्रियाओं के पीछे के वैज्ञानिक कारणों को और अधिक स्पष्ट करना ताकि बच्चे रटे नहीं बल्कि समझें। और तीसरा, दृश्य संकेतों के बजाय मजबूत शाब्दिक रूपकों का इस्तेमाल करना ताकि हर तरह का पाठक इसे समझ सके। मुझे उम्मीद है कि इन बदलावों से ये सामग्री और भी बेहतरीन हो जाएगी। बिल्कुल। आप इन सुझावों को अपनी सामग्री में शामिल करें और हमें ये काम फिर से भेजें। हमें आपकी रचना की दोबारा समीक्षा करने में बहुत खुशी होगी।